जहां से 9 बार विधायक रहे, 5 बार अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, रमई राम का कल देहांत हो गया और वो कुछ समय से बीमारी से ग्रसित थे। पटना के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। मोर्चा ने भी उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा स्टंट था बीजेपी की तरफ से भी कि आप देख रहे हैं गणतंत्र बिहार लाइव, सच से समझौता नहीं। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। दोस्तों नमस्कार, गणतंत्र बिहार लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सुबह के शो कतरन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे कार्यक्रम में हम लोग अखबार की सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और आज फिर से हम अखबार की सुर्खियों के साथ आपके साथ हाजिर हैं। खबरों और खबरों का विश्लेषण इस पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार में। बिहार के दिग्गज नेता और वो जहां से 9 बार विधायक रहे, 5 बार अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, रमई राम का कल देहांत हो गया और वो कुछ समय से बीमारी से ग्रसित थे। पटना के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और कल जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और उसके बाद जो है विधानसभा में हो या फिर राजद कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरह की स्थितियां उनके पूरे जीवन के बारे में अगर चर्चा करें तो रमई राम एक बेबाक बोलने वाले व्यक्ति थे और जिस तरह के परिवार से, जिस तरह के परिवेश से वो उठ कर आए थे, उस परिवेश से वहां तक पहुंचना जहां तक उन्होंने जिंदगी में सफलता हासिल की, जहां तक वो पहुंचे, अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसाल था। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उनकी जो कमी है उस कमी को बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी राजनीति है, समय के साथ चीजें उभरती हैं और समय के साथ चीजें विलीन भी हो जाती हैं, तो सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा इसे। और रमई राम की जो मृत्यु है, उनका जो देहांत है, निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और इस अपूरणीय क्षति के दौरान उनके परिवार के साथ एक सहानुभूति और हमारी पूरी टीम जो है इस सहानुभूति के अवसर पर उनके साथ है। एक बड़ी खबर बिहार से आई है। पटना के एसएसपी जो हैं मनोजीत सिंह ढिल्लों, उनका एक विवादित स्टेटमेंट आया है, विवादित बयान आया है, जिसको लेकर चर्चा गर्म है और इस पर बीजेपी और आरएसएस संगठन जो है कहीं ना कहीं वो काफी मुखर नजर आ रही है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना करने पर, पीएफआई जहां एक तरफ एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, वहीं आरएसएस जिसको भाजपा वाले हमेशा राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं। और जो एसएसपी हैं पटना, उन्होंने सीनियर एसएसपी हैं पटना, एसपी पटना के, उन्होंने इसकी तुलना कर दी है कि पीएफआई जैसा काम करती है, जिस तरह से ट्रेनिंग देती है, उसी तरीके से ये आरएसएस वाले भी लाठी डंडे से ट्रेनिंग दिया करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही विवादित स्टेटमेंट दिया है जिसपे अभी बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। तो ऐसे में आगे क्या होता है इस खबर का अपडेट वो भी आपको बताएंगे। और फुलवारी से बांग्लादेश के जेएमबी मॉड्यूल की ट्रेनिंग, मतलब पटना का जो फुलवारी इलाका है वहां से जेएमबी मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा इंटेलिजेंस के हिसाब से जो चीजें आई हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं कि मार्शल आर्ट की आड़ में अस्त्र व शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। पटना के अलावा कई अन्य जिलों में लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब 26 लोगों को इसमें नामजद किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए इस मामले पर जांच कर सकती है, एनआईए का मामला है ये, और एनआईए अगर जांच करती है तो कई नई नई चीजें निकल कर आने की संभावना है। 2 लोग जो पकड़े गए हैं, 3 लोग गिरफ्तार किए गए, इसमें 2 लोगों को फुलवारी से चुकी गिरफ्तार दोनों संदिग्ध को सीजेएम अरविंद कुमार के समक्ष बुधवार की देर शाम पुलिस ने उसे पेश किया और वहां से दोनों को, अख्तर व प्रवेश को जो है मतलब बेऊर जेल भेज दिया गया है। तो स्थिति इस तरह की है। उसके बाद आपको वो बताएं तो केरल के रास्ते जो है मंकी पॉक्स की दस्तक हुई है। एक नई बीमारी है मंकी पॉक्स, एक वायरल संक्रमण है जो पहली बार 1958 में बंदरों में मिला था और 1970 में पहली बार इंसान इसकी चपेट में आया था। आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ये पाया जाता है, लेकिन वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह से शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा जानवरों के काटने या शरीर से खून के स्राव से भी ये फैल सकता है। तो
तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे इससे बचाव जरूरी है। हालांकि अभी बिहार में इसकी दस्तक नहीं हुई है, लेकिन केरल में जो है इसका बहुत व्यापक धीरे धीरे असर होना शुरू हो रहा है। और आपको बताएं, और कल से जो है श्रावणी मेला शुरू हो चुका है, और श्रावणी मेला शुरू होने के बाद बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है, यहाँ झारखंड और बिहार की अगर बात करें तो झारखंड में एक तरफ जहां बैद्यनाथ धाम में कांवड़िया जो है वहां जलार्पण के लिए सुल्तानगंज से जल भरते हैं और उसके बाद जो है बाबा पे जलार्पण करते हैं, तो वो कांवड़ यात्रा जो है उसकी जोर शोर से शुरुआत हो चुकी है। जैसा आपको पता है पिछले 2 साल कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा जो है बाधित रहा था, नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो है कांवड़ यात्रा वो हो रहा है। और मुजफ्फरपुर की बात करें अगर बिहार में, मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम, यहाँ पे लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं और सावन के पवित्र महीने में जलाभिषेक करते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा जो है निश्चित तौर पे वो बिहार और झारखंड के लोगों के लिए खास तौर पे विशेष होता है, और इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी जो कांवड़िया है वो बेहतर तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हुए और कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से वो जारी रखें और बाबा पे जलाभिषेक ससमय कर सके। इसके लिए व्यापक व्यवस्था है, पुलिस की भी व्यवस्था है और राहत कैंप्स भी बनाए गए हैं जगह जगह पर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। वहाँ पे उसके बाद जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी हो तो वहाँ पे वो कैंप में उनको सुविधा दी जा सकती है। एक बड़ी खबर कि बरसात का समय है, मॉनसून जो है वो लगातार जारी है, लेकिन मॉनसून में बारिश की कमी हुई है। इट मीन्स की मॉनसून जो है उसमें वर्षा उस तरीके की नहीं हो पाई है जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। बिहार के 35 जिले जो हैं इस बरसात के मौसम में वो सूखे ग्रस्त घोषित किए गए हैं। सामान्य से कम बारिश हुई है। और आपको बताएं कि जिस तरह की बरसात में उम्मीद की जाती है, बिहार में तो आपको पता है कि बरसात के महीने में बाढ़ का समय होता है, तो वैसी पूरी परिस्थिति में कहीं न कहीं यहाँ पे एक चिंताजनक स्थिति है कि अब जब सूखा ग्रस्त घोषित हो गया है तो सिंचाई, फसलों की सिंचाई एक बहुत बड़ी समस्या होगी, जलापूर्ति भी समस्या होती है। और इस तरह की परिस्थिति में अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। और जो फसल खासकर पानी जिसको ज्यादा चाहिए होता है, बरसात के समय में जो पानी लगता है उस पानी से कहीं ना कहीं उनको मदद मिलती है, लेकिन अब चूंकि सूखा ग्रस्त घोषित हो गया है और बरसात उस तरीके की हुई नहीं है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या के साथ लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। इकोनॉमिक मार्केट से अगर आपको बताएं तो एक अमेरिकी डॉलर जो है उसकी कीमत अब 80 रुपए हो गई है। धीरे धीरे लगातार इसमें इजाफा हो रहा है और रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, तो आर्थिक संकट इससे जो है एक सामने वो आने की उम्मीद है। और आपको बताएं कि थोक मुद्रास्फीति की जो दर है वो अब बढ़कर जो है 15.81% हो गई है। तो ये इसका असर जो है वो थोक मुद्रास्फीति का जो असर है वो आपको फिर खुदरा मुद्रास्फीति भी पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में महंगाई जो है और बढ़ने की उम्मीद है, और जिस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में के साथ साथ पूरे बिहार में लगभग एक कोरोना का जो संकट पिछले दिनों टला था, वो संकट पूरी तरह से नहीं टला है। धीरे धीरे अब जो है उसकी संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी ये संख्या जो है मुजफ्फरपुर में कल 50 नए कोरोना और मिले हैं और 217 लोग जो है कहीं न कहीं कोरोना से ग्रसित है जिले में, जिसकी संख्या जो है पुष्टि की गई है। और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जो लोग घरों में अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं या जो इसके लक्षण महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को सामाजिक तरीके से अलग कर रहे हैं और क्वारंटाइन होकर के अपना स्वयं इलाज करा रहे हैं। उनकी संख्या शायद इसमें दर्ज ना हो, लेकिन 217 लोग जो हैं फिलहाल वो क्वारंटीन है और वो लोग जो हैं कहीं न कहीं इससे ग्रसित है। बात करें नीट यूजी परीक्षा की, तो वो स्थगित होने की जो बात हो रही थी वो स्थगित नहीं होगी। दरअसल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक स्तर स्थगित नहीं होगी। अभ्यर्थियों ने 17 जुलाई को होने वाली 2022 की परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को याचिका को खारिज कर दिया। तो अब याचिका को कोर्ट में खारिज कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये जो परीक्षा है वो स्थगित नहीं होगी। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो 18 जुलाई को होने वाला है, उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, चुनाव को लेकर जो बात चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टंट था बीजेपी की तरफ से भी कि एक ऐसे उम्मीदवार को हम सामने लाएं
राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसको सब लोग बेरोक टोक समर्थन कर सकें, और लगभग बीजेपी या फिर एनडीए इस मामले में कामयाब हुई है। और जिस तरीके से अलग अलग दल के लोग, जो कि मतलब महागठबंधन के कभी हिस्सा हुआ करते थे, महागठबंधन के हिस्सा हैं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वहां पे जो है वो कांग्रेस के साथ हैं, और उसके बाद उनकी सरकार भी है झारखंड में, और उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर के वहां पे समर्थन का फैसला किया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, और झारखंड में ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे इसका असर जो है वोट बैंक पे भी पड़ेगा, इसीलिए लोग जो है इसके समर्थन की बात कर रहे थे। अगर हम और बात करें आपको मुजफ्फरपुर से रिलेटेड, तो 15 लाख श्रद्धालु करेंगे बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक। जैसा मैंने बताया आपको कि बिहार के बाबा बैजनाथ धाम का दर्जा प्राप्त है इस मंदिर को, बाबा गरीबनाथ धाम को, और यहाँ पे श्रावण के महीने में खासा भीड़ होती है, और सोमवार का जो दिन होता है, सोमवार के दिन को विशेषकर यहाँ पे जो जलाभिषेक लोग करते हैं। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार सावन शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी जो है अभी उस स्तर की नहीं हो पाई जिस स्तर की होनी चाहिए। तो प्रशासनिक तैयारी अभी आधी अधूरी बताई जा रही है। डीएम के निरीक्षण के बाद भी जो है बाबा गरीबनाथ धाम के आसपास का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। मेले के उद्घाटन स्थल पर भी कई खामियां हैं, जिसको ठीक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है, जिसको लेकर के कांवड़ियों को काफी सुविधा होने वाली है। और जिस तरह की चीजें यहाँ पे स्थिति स्पष्ट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामियां तो हैं, लेकिन भक्त जितने भी शिव भक्त हैं उनके श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और सब लोग जो है सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए कहीं ना कहीं वो जल बोझी के लिए निकल चुके हैं, और जल बोझी करने के बाद वो पैदल यात्रा पूरा करते हैं बाबा गरीबनाथ धाम तक। उसके बाद जो है वो जलाभिषेक करते हैं। एक खबर जो कि बहुत जरूरी है आपको बता दें कि निजी कंपनियां जो हैं वो अस्पतालों की सूरत संभालेगी। पीएचसी और सीएचसी पर रहेगी योजना का फोकस। अब जो है पीएचसी और सीएचसी में जो व्यवस्थाएं हैं वो निजी कंपनियों के हाथ में होंगी, तो निजी कंपनियां इन व्यवस्थाओं को देखेंगी। सरकार जो है इसमें असक्षम नजर आ रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्तर नहीं प्राप्त हो रहा है जिस स्तर में उन लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 7 निश्चय के तहत चल रहे कुशल युवा कार्यक्रम में जिले में अब तक 45,743 युवाओं को जो है इसमें ट्रेनिंग दी गई थी, और प्रशिक्षण देने के बाद 45,000 को प्रशिक्षण जब मिला, जिसमें से 500 को ही रोजगार मिल पाया है। तो ऐसे केस में इसमें निश्चित तौर पे काम करने की जरूरत है कि अगर 45,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई तो इसमें केवल 500 के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों हुई, इसके कारण को जानना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो यही था। और 75,676 लोगों ने नए आवेदन किए हैं इनको प्रशिक्षण के लिए, और जो पुराने वाले 45,000 हैं उसमें भी केवल 500 को अगर मान लीजिए उनको जॉब मिला है, उनको अगर रोजगार मिला है, तो ऐसे केस में सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों को कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए, और जोड़ने के बाद जो है इन लोगों को विशेष तौर पे रोजगार की इनकी व्यवस्था की जाए, और बाकी जो आवेदन है उस आवेदन को स्वीकार कर प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस युवा कौशल जो है युवा कौशल जो प्रशिक्षण है उसका मेन उद्देश्य ही यही है कि लोगों को प्रशिक्षित कर उनको जो है रोजगार देने की जरूरत है। अब देखिए आपको बताएं, एक और बड़ी खबर है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया जो मुजफ्फरपुर का है, बेला में रेडीमेड कपड़ों की यूनिट लगाएगी रिलायंस जो कंपनी है वो बेला में अब रेडीमेड कपड़ों की यूनिट लगाने वाली है। तो निश्चित तौर पे इससे रोजगार का सृजन भी मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लिए होगा, और सबसे बड़ी बात है कि नए विकल्प जो हैं लोगों को यहाँ प्राप्त होंगे, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन अगर यहाँ से होगा तो निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसका कम से कम लोगों को ये देना पड़ेगा, और सस्ते कपड़े मिल पाएंगे बनस्पति के जो शोरूम में उनको प्राप्त होते हैं। एक बहुत ही विचित्र तरह की खबर है कि मोबाइल के डिब्बे में कुरियर कंपनी से मंगाई शराब। अब कुरियर कंपनी को ऑर्डर करके, बिहार में चूंकि शराब बैन है, सब लोग जानते हैं शराबबंदी, यहाँ पूर्ण शराबबंदी है, और वैसे में कुरियर कंपनी के द्वारा जो है शराब मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। और बिहार में कुरियर के माध्यम से जो चीजें आती हैं कहीं ना कहीं उसका
पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसी चीजें, ऐसे लोग जो हैं उन पे कार्रवाई की जरूरत है। दरअसल निजी कुरियर के पार्सल में मोबाइल के डिब्बे में रखकर मंगाई गई टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए कुरियर पार्सल बुक की गई थी। डिब्बे में शराब होने के संदेह पर स्टेशन रोड स्थित कुरियर कंपनी के कार्यालय से नगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कुरियर के पार्सल को जब्त कर लिया। 3 बोरा मोबाइल के डिब्बे में 20 से अधिक टेट्रा पैक शराब जब्त की गई है। कुरियर पार्सल से पहली बार शराब जब्ती का मामला सामने आया है, लेकिन निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर यहाँ से ऑर्डर करने वाले लोग जो हैं उन पे भी, और वहां से जो लोग उस ऑर्डर के मुताबिक चीजें भेज रहे हैं, जिनको पता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बाद भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। मोती झील में बीबी कॉलेजियट के पीछे गली में गुरुवार की रात लगभग 8 बजे के आसपास 5 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर जितेंद्र ठाकुर की पत्नी अनामिका कुमारी की मौत हो गई। एक सनसनीखेज मामला है। अब इस पे जांच होगी आगे, क्योंकि विवाहिता जो है छत से गिरी थी या फिर उसे गिराया गया था। इन सभी बिंदुओं पे जांच कर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। विशेष और खबरों में आपको अगर हम बताएं तो बिहार विश्वविद्यालय जो हमेशा चर्चा में रहता है अपने शैक्षणिक जो कार्यक्रम है उसके वो समय पर पूरा ना होने या फिर भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, उसके लिए आपको बताएं कि अब सीटों से अधिक नामांकन नहीं ले सकेंगे संबद्ध कॉलेज। जितने भी संबंधित कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो सीट से अधिक नामांकन ले लिया करते थे और उसके बाद जो है परेशानी शुरू होती थी छात्रों के साथ। तो अब बिहार विश्वविद्यालय ने मनमानी पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है और इसमें अब जितनी सीट होगी उससे ज्यादा नामांकन नहीं ले पाएंगे, और नामांकन अगर ज्यादा का नहीं होगा तो वैसे में जितने लोगों का नामांकन किया जाएगा उनके लिए विशेष तौर पे व्यवस्था की जाएगी और निश्चित तौर पे सभी बच्चों को परेशानी से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। इससे सीटों के हिसाब से ही दाखिले की अनुमति मिलेगी। अस्थायी व अस्थायी संबंधता वाले जो कॉलेज हैं उनके ऊपर भी ये नियम जो है वो लागू होगा। पीएचडी इंटरव्यू में बदले गए 100 छात्रों के टॉपिक, ये बड़ी बात है। बिहार विश्वविद्यालय में चल रहे पीएचडी के इंटरव्यू में करीब 100 छात्रों के टॉपिक बदल दिए गए। छात्र पुराने टॉपिक पर ही कॉन्सेप्ट नोट लेकर इंटरव्यू में पहुंचे थे। इस पर विशेषज्ञों ने उन्हें वापस कर दिया और नए टॉपिक के साथ इंटरव्यू में शामिल हुए। तो आज की खबरों में विशेष यही, और फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं और फिर हम लोग बातचीत करेंगे कतरन के अगले एपिसोड की और अगली कुछ खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आप गणतंत्र बिहार न्यूज के साथ।